विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, अभी हम वर्तमान में जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं वह है कक्षा 12वीं की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक चलती है, उस हिंदी अनिवार्य की पुस्तक के अंतर्गत वीर रस के कवित्व और जिसके कवि है कवि भूषण। कवि भूषण रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवियों में से एक है और उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय हमने पिछले भाग में प्राप्त कर लिया था। आज हम उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे और अगर आप पहले भाग से वंचित हो तो पहले भाग को भी अवश्य देखिए। आज तो प्रारंभ करते हैं आज का दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में जो बताया गया है कि शिवाजी का जो सेना का प्रस्थान का वर्णन है वो पढ़ लिया था हमने कि किस प्रकार से शिवाजी की सेना प्रस्थान करती है, वो सारी बातें हमको ध्यान में है। तो इतने महान शासक, इतने महान व्यक्तित्व जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो औरंगजेब के दरबार में उनके प्रति व्यवहार कैसा होता है और उस व्यवहार के प्रति उत्तर में शिवाजी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये सब बातें इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है देखिए बच्चों, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचने के बाद में सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबो। जो शिवाजी जिसकी कीर्ति और यश सारे संसार में इस प्रकार फैला हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व को उस सभा में सबके ऊपर अर्थात सबसे ऊंचा स्थान जिसको मिलना चाहिए था, ऊपर ठाडो रहिबे के जोग का मतलब योग्य, जो सबसे उच्च स्थान पर बैठने के योग्य था, ऐसे महान व्यक्तित्व को क्या किया, ताई खरो कियो 6000 के नियरे का मतलब पास में, उसको 6000 एक सामान्य पद, सबसे छोटा पद दरबार में, उन छोटे पद के लोगों के बीच में उसको खड़ा कर दिया। किसको? शिवाजी को। ताई खड़ो कियो, उसको वहां पर जगह दी। तो निश्चित रूप से अपमान हुआ, ये शिवाजी का अपमान हुआ ये, क्योंकि वह भी शासक है। और कोई भी शासक, आपने देखा होगा कि एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई विदेश से घूमने आता है तो वो अलग बात है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष अगर हमारे देश में आता है तो उसको हमको बराबर का सम्मान देना पड़ता है। और शिवाजी जैसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, महान वीर, ऐसे व्यक्ति को औरंगजेब ने एक सामान्य जो 6000 है उनकी मध्य में खड़ा कर दिया। जिसको सबसे ऊपर स्थान मिलना चाहिए था सभा के मध्य, उसको 6000 के मध्य खड़ा कर दिया। तो क्या हुआ, जानी गैर मिसल, निश्चित रूप से स्वाभाविक है, जानी जाना गैर मिसल अनुचित, इस बात को अनुचित माना। गुस्सीले गुस्साधारी मन, और इस प्रकार क्रोधी स्वभाव के, गुस्सीले का मतलब क्रोध स्वभाव के, शिवाजी ने अपने मन में गुस्सा धारण कर दिया। गुस्सा शिवाजी को आ गया। अब गुस्सा आना भी स्वाभाविक था, क्योंकि इतना अपमान, क्योंकि एक राजा का अपमान हो गया मतलब पूरी प्रजा का अपमान हो गया, पूरे देश का अपमान हो गया। तो इस प्रकार के अपमान को देख करके उन्होंने माना कि यह अनुचित कार्य है, ऐसा सोच करके उनके मन में गुस्सा आ गया। कीनो ने सलाम, और उसका परिणाम क्या हुआ, सभा के मध्य गए, लेकिन वहां पर बैठे हुए जो शासक था औरंगजेब, उसको उन्होंने सलाम भी नहीं किया। और किसी राजा के दरबार में जाकर के राजा को अगर सलाम नहीं करे कोई, तो राजा का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। तो शिवाजी ने वही किया, वहां जाकर के किसी को सलाम भी नहीं किया, कोई सलाम नहीं किया। न वचन बोले सियरे, और न कोई सियरे, शांत वचन, विनम्र वचन, इस प्रकार की कोई बातें उन्होंने बोली नहीं, क्योंकि चेहरा और हाव भाव उनके क्रोध से तमतमा रहे थे। और ऐसे क्रोध के कारण उन्होंने न तो किसी को सलाम किया और न किसी से ठंडे वचन बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि जिनको सबसे ऊपर स्थान मिलना चाहिए उनको 6000 के मध्य खड़ा कर दिया। अब इस प्रकार का व्यवहार करके और विनम्रता की उम्मीद करना तो बेईमानी है।
तो उन्होंने किसी से विनम्रता के बातें भी नहीं बोली। भूषण भनत, भनत शब्द पहले भी आया था। भनत से तात्पर्य कहना। कि भूषण कवि कहते हैं कि महावीर वह महावीर इस प्रकार क्रोध से बलकर लग्यो, क्रोधित हो गए, तमतमाने लगे। लाग्यो कि महावीर अर्थात शिवाजी क्रोध से तमतमाने लग गए, गुस्सा धारण उन्होंने मन में कर लिया और उसका प्रभाव ये हो गया कि सारी बादशाही के उड़ाए गए जियरे, कि समस्त जो बादशाह वहां पर बैठे थे उनके क्रोध को देख करके समस्त बादशाह जो वहां बैठे थे उनके जियरे होश उड़ गए कि अब क्या होगा। अब तो शिवाजी अत्यधिक क्रोधित हो गए और इस क्रोध के स्वभाव में उसके दुष्परिणाम सारे राज्य को भुगतना पड़ेगा, इस बादशाह को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार जितने भी सभा में जो बादशाह बैठे थे, मुगल शासक बैठे थे, उन सबके होश उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, और शिवाजी के तमतमाते हुए लाल मुख को, लाल मुख से मतलब क्रोध युक्त मुख को देख करके, निरखी का मतलब देख करके, शिवाजी के क्रोध से तमतमाते हुए लाल मुख को देख करके अर्थात क्रोध से तमतमाते हुए मुख को देख करके शाय मुख नौरंग, ये देखो पंक्ति विशेष गौर करना इसमें। शाय मुख निरेंग, निरेंग मतलब औरंगजेब, औरंगजेब का मुख काला हो गया। मुंह काला होना, मुहावरे का तात्पर्य क्या हो गया? बेइज्जत होना, लज्जित होना। और उस प्रकार एक दूसरा व्यक्ति किसी राज्य दरबार में आकर क्रोध से तमतमाने लग जाए तो राजा का इससे बड़ा अपमान और नहीं हो सकता कोई। तो राजा का मुंह काला हो गया अर्थात बेइज्जती का सामना उसको करना पड़ा। सिपाही मुख पीले, और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए अर्थात घबरा गए सिपाही कि अब क्या होगा। इन्होंने तो शिवाजी को नाराज कर दिया और शिवाजी क्रोध में आकर के पता नहीं क्या हमारा नुकसान कर दे, इसका परिणाम क्या क्या भुगतना पड़ेगा। इस बात को लेकर सारे सिपाही सभासद सब चिंतित हो रहे थे। और इतनी बेइज्जती औरंगजेब की जो हुई वह अलग बात है। तो औरंगजेब की बेइज्जती हो गई, सिपाहियों के मुंह पीले पड़ गए, मुख पीले पड़ गए अर्थात शर्मिंदा, वो घबरा गए वो सब। तो ये जो शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में गए तो उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसका वर्णन किया गया और शिवाजी की जो प्रतिक्रिया है वह भी इसमें वर्णन की गई है। सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में गए तो जैसे महान व्यक्तित्व के धनी शिवाजी को सभा के मध्य सबसे ऊपर स्थान मिलना चाहिए, ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, उसको 6 जारियों के सामान्य पद के लोगों के साथ उनको खड़ा कर दिया। और औरंगजेब का उसके पीछे उद्देश्य ये था कि वह कहीं न कहीं शिवाजी को अपमानित करे। लेकिन इस प्रकार की बातों को देख करके अनुचित लगा शिवाजी को, और इस प्रकार की अनुचित बातों को देख करके उन्होंने गुस्सा धारण किया, न किसी को सलाम किया और न सीधे वचन बोले, ठंडे वचन बोले। और इसके साथ साथ कवि कहते हैं कि महावीर अर्थात शिवाजी उस समय तमतमाने लगे गुस्से से, और उसके गुस्से को देख करके समस्त जो बादशाह उपस्थित थे वहां पर वह सबके होश उड़ गए। और होश उड़ने के बाद में क्योंकि शिवाजी के तमतमाते हुए क्रोध से युक्त चेहरे को देख करके समस्त जो सिपाही है उनके मुख पीले पड़ गए, घबरा गए, और औरंगजेब का मुंह काला हो गया अर्थात बेइज्जती औरंगजेब की हो गई। तो इस प्रकार ये इसकी व्याख्या रही। शिवाजी के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया, उसकी शिवाजी की प्रतिक्रिया क्या रही, इस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ही, वहां जाकर के आप उनको हल करने का प्रयास कीजिए। और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। निश्चित रूप से मैं प्रयास करता ही हूं कि आपको उनका समाधान मिल सके। अब रही बात इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या के लिए हमने देखा था कि पहले व्याख्या में सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखते हैं और प्रसंग के अंतर्गत जो भाषा है वह अब हमको ध्यान पूरी तरह आई गई। पिछले पद्यांश में भी लिखी थी हमने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब पुस्तक का नाम लिखते चलेंगे अपन। सृजन के अंतर्गत रीतिकालीन कवि
रीतिकाल भी इनका, रीतिकाल के कवि है भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित शीर्षक से अवतरित है। ये तो हो गया। अब इसमें औरंगजेब के दरबार में शिवाजी के प्रति व्यवहार का वर्णन किया है, वर्णन किया है। ठीक है, ये इसमें प्रसंग में लिख देंगे। व्याख्या भी बताई है, उसी प्रकार व्याख्या हमको कर देनी है। व्याख्या प्रारंभ करते समय लिखेंगे कि औरंगजेब के दरबार में पहुंचने पर शिवाजी के साथ कैसा बर्ताव हुआ उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि, और हमारी व्याख्या प्रारंभ कर देंगे। अब रही बात विशेष की, विशेष में इधर लिख देता हूं, उधर जगह कम है। तो विशेष के अंतर्गत प्रथम विशेष तो है ही ब्रजभाषा का प्रयोग, ब्रजभाषा का प्रयोग। इसके साथ साथ पाठ का नाम क्या है, वीर रस के कवित। तो कवित एक छंद भी होता है, तो छंद है तो यहाँ पर कवित छंद भी लिख देंगे, कवित छंद। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो बात है कि गैर विशल घुसीले गुस्सा धारी करे, गैवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, ये अगर ध्यान में नहीं है तो अलंकार वाले वीडियो आप देखिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में अनुप्रास अलंकार भी शामिल है और इस अलंकार को समझना जरूरी है। तो इसके बाद में यहाँ पर वह वीरस और ओजगुण है, ये इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। प्रसंग हमने लिख ही दिया, व्याख्या बताई दी मैंने अभी, उस प्रकार व्याख्या लिखनी है और विशेष के बिंदु ये हो जाते हैं। तो ये सब बातें मेरा तो ये मानना है कि साथ के साथ अपनी कॉपी में सब प्रसंग व्याख्या, जैसे ही पद्यांश पढ़े उसकी सब प्रसंग व्याख्या भी साथ के साथ लिख दे। क्योंकि अगर प्रसंग याद है हमको, व्याख्या याद है, विशेष याद है, तो प्रश्न पूछो ना फिर पूछने वाले कहीं से भी, कितना ही घुमाओ सारे प्रश्नों के उत्तर हम सहजता से दे देते हैं। और समस्या है तो ये कमेंट बॉक्स किस लिए दिया है, जहाँ जाकर आप कमेंट में पूछिए ना समस्या, मैं पूरा प्रयास करता हूँ और समस्या का समाधान करने का, तो वहां जाकर के आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के भाग लेकर के मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा। तो अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।